सर्दियों की रातों में गरम गरम मूंगफली खाते हुए कोई ख़राब या बदजायका दाना आपके दांत के नीचे आया हो तो समझ लें कि उसको फंगस लगी हुई थी। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये कौन सी फंगस थी? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि इस एक छोटे से पैरासाइट ने हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री को कितना नुकसान पहुंचाया? क्या आप जानना चाहते हैं कि इस फंगस को सबसे पहले किसने दरियाफ्त किया और किसने इसका नाम रखा? अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। ये तमाम चीज़ों को हम देखेंगे, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को आपने लाइक करना है। आज की वीडियो का जो लाइक का टारगेट है वो 150 लाइक्स हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को आगे से शेयर करें। हम शुरू करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर कामरान, आप देख रहे हैं पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान। अस्सलाम वालेकुम। ये बात है 1960 की। इंग्लैंड के एक गांव का फार्मर 1 लाख टर्कीज रखे हुए हैं। उन्होंने रात को वो अपने टर्कीज को बंद करते हैं। सुबह जब वो वापस आते हैं वो देखते हैं कि उनके 15 से 20 टर्कीज मर चुके होते हैं। परेशानी में उन्होंने राब्ता किया। उस एरिया में एक सर्विसेज काम कर रही थी, पोल्ट्री डिजीज डायग्नोस्टिक सर्विसेज के वेटनेरियन थे डॉक्टर विलियम पी ब्लाउंट। इन्होंने उनके शेड पे चक्कर लगाया, टर्कीज का पोस्टमार्टम किया, उनकी फीड का स्टोरेज देखा। हर चीज देखने के बाद सर्च के बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि इनकी डिजीज के पीछे जो चीज है वो है माइकोटॉक्सिन है, कोई टॉक्सिन है जिसकी वजह से टर्कीज के अंदर ये बीमारी आ रही है। उन्होंने इस बीमारी को नाम दिया इनिशियली टर्की एक्स डिजीज का। मजीद रिसर्च करने पे पता चला कि वो मील जो मूंगफली के बीजों से निकाला गया, यानी कि ग्राउंड नट मील जो ब्राजील से इंपोर्ट किया जा रहा था, उसके अंदर फंगस थी। उस फंगस से बनने वाली तमाम फीड्स के अंदर इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा था। दोस्तों, वो फंगस थी एस्परजिलस फ्लेवस। एस्परजिलस फ्लेवस एक नई तरह का टॉक्सिन पैदा कर रही थी। उन्होंने इसी फंगस के नाम के इनिशियल्स लेके उसका नाम रखा एफ्लाटॉक्सिन्स। ए एस्परजिलस से और FLA फ्लेवस से लेके उसका नाम रखा एफ्लाटॉक्सिन्स। अब तक इसकी 20 से ज़्यादा एग्जाम्स दरियाफ्त हो चुकी हैं। दोस्तों, 1960 से लेके अब तक माइकोटॉक्सिन्स स्पेशली एफ्लाटॉक्सिन्स की 20 से ज़्यादा टाइप्स दरियाफ्त की जा चुकी हैं, जिनमें मेन B1, B2, G1, G2 हैं, यानी एफ्लाटॉक्सिन B1, एफ्लाटॉक्सिन B2, इसी तरह। अब हम इसको ब्रीफली देख लेते हैं। दुनिया में पैदा होने वाली तकरीबन 25 से 40% क्रॉप्स एफ्लाटॉक्सिन से डिस्टर्ब होती हैं, और जितने भी टॉक्सिन्स आते हैं उसका 20 से 25% एफ्लाटॉक्सिन पर मुश्तमिल होता है। अब तक इसके ऊपर तकरीबन 75,000 आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं, और ये कलरलेस से येलो कलर के क्रिस्टलाइन फॉर्म का ये पाउडर सा बनाते हैं। एफ्लाटॉक्सिन का कंप्लीट स्ट्रक्चर 1963 में प्रोफेसर बुचीज उन्होंने डिस्क्राइब किया था। एफ्लाटॉक्सिन्स 2 तरह के डिस्क्राइब किए जा चुके हैं। एक है एस्परजिलस फ्लेवस और दूसरा है एस्परजिलस पैरासिटिकस। एस्परजिलस फ्लेवस में आ जाता है AFB1 और B2, और दूसरे में आता है B1, B2, G1, G2 आता है, और ये 77% एफ्लाटॉक्सिन जो है वो एफ्लाटॉक्सिन B1 पर मुश्तमिल है। एफ्लाटॉक्सिन किस जगह पे पैदा होते हैं? अगर कोई क्रॉप को आप 25 से 35 डिग्री के दरमियान रखते हैं और उसके अंदर 7% से ज़्यादा मॉइस्चर है तो उसके अंदर एफ्लाटॉक्सिन्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं। एफ्लाटॉक्सिन्स को इनका कंप्लीट स्ट्रक्चर 1963 में पूरा हो गया था। इसके पीछे प्रोफेसर बुचीज का काम है, उन्होंने एफ्लाटॉक्सिन्स का जो स्ट्रक्चर है उसको पूरा किया था। अब हम देखते हैं कि एफ्लाटॉक्सिन्स अब हमने देख लिया आए कहाँ से। अब ये बॉडी में जाएंगे और ये करेंगे क्या पोल्ट्री के साथ? ये पोल्ट्री के साथ साथ जानवरों के साथ साथ ये इंसानों में भी मुज़र असरात रखते हैं। उसकी वजह यह है कि ये मीट के अंदर, एग के अंदर और दूध के अंदर एक्सक्रीट होते हैं, और अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना की जाए तो फिर ये बॉडी के अंदर चले जाते हैं और इंसानों में भी टॉक्सिसिटी पैदा करते हैं। अब एक परिंदे ने ये खा लिए हैं, कोई ऐसी फीड खाई है जिसमें एफ्लाटॉक्सिन्स है, तो फिर ये क्या करेंगे? ये गट के अंदर चले जाएंगे। गट के अंदर जाके ये एब्जॉर्ब होंगे, एब्जॉर्ब होकर ये ब्लड में चले जाएंगे, ब्लड से फिर ये ट्रांसपोर्ट होंगे लिवर में। अब लिवर अगर हेल्दी है, बर्ड का इम्यून सिस्टम ठीक है, तो ये वहाँ पे डिटॉक्सीफाई हो जाएंगे। लेकिन अगर इनका लेवल बहुत ज़्यादा है और लिवर भी ऑलरेडी डिस्टर्ब है तो ये वहाँ एक्टिव स्टेट के अंदर आ जाएंगे। जब ये एक्टिव स्टेट में आएंगे तो ये लाइपिड्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की एब्जॉर्प्शन को, उसकी सिंथेसिस को, उसकी ट्रांसपोर्टेशन को ब्लॉक कर देते हैं। जब ये तीनों काम करते हैं तो सेल की सेल वॉल नहीं बन पाती, अदर फंक्शन नहीं हो पाते, तो सेल ब्रेक डाउन की तरफ चला जाता है, जिसे हम अपनी टर्म में सेल लाइसिस बोलते हैं। अब डिफरेंट जगहों पर इनका डिफरेंट काम है। अब वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम बात करते हैं एंजाइम्स की, ये जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ना, उनकी भी ब्लॉकेज करते हैं, उनको अपना काम नहीं करने देते। सिंथेसिस को भी रोकते हैं, इनके काम को भी रोकते हैं, जिसकी वजह से फीड प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाती।
जब फीड डाइजेस्ट नहीं होती, वो प्रॉपर अब्जॉर्ब नहीं होती तो बर्ड की ग्रोथ, उसकी एफसीआर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा काम ये इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं, IgA, IgG, IgM के ऊपर ये अटैक करते हैं और उनके फंक्शन को डिस्टर्ब कर देते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये B और T लिम्फोसाइट्स के फंक्शन को स्टॉप करते हैं, ये स्प्लीन के फंक्शन को डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से स्प्लीन स्वेल हो जाती है। इसलिए अक्सर मैं वीडियोस में कहता हूँ कि टॉक्सिसिटी अगर होगी तो स्प्लीन बहुत ज़्यादा स्वेल हुई होगी। ये बरसा की एट्रॉफी कर देते हैं, यानी कि जिस एज के ऊपर बरसे का साइज़ ठीक होना चाहिए उस एज के ऊपर भी इम्यूनो सप्रेशन की वजह से या तो बरसे का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है या बिल्कुल छोटा हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता बर्ड जो है अनीमिया की तरफ चला जाता है, क्योंकि ये RBCs की प्रोडक्शन को डाउन कर देते हैं। एफ्लाटॉक्सिन्स B1 जो है ये हेपेटाइटिस B के साथ कोरिलेट करते हैं, यानी कि ये और हेपेटाइटिस B के अलामत भी सेम है, और अगर टॉक्सिसिटी होगी तो उसकी वजह से हेपेटाइटिस B हो सकता है। इंसानों के भी लिवर, किडनीज, GIT ट्रैक को डिस्टर्ब करते हैं। इसके अलावा ये कैंसर पैदा कर सकते हैं इंसानों और जानवरों दोनों में। पोल्ट्री में ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं, जिसकी वजह से एग प्रोडक्शन डाउन हो जाती है। मैं ये पहले बता चुका हूँ कि लिवर के सेल यानी हेपेटोसाइट्स जो होते हैं लिवर के सेल्स, उनको तोड़ना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से लिवर जो है वो रप्चर होना शुरू हो जाता है। फैटी लिवर सिंड्रोम पैदा हो जाता है, पिगमेंटेशन, लिवर के ऊपर धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं, हेपेटाइटिस वाली कंडीशन पैदा हो जाती है, इम्यूनो सप्रेशन में चले जाते हैं। यानी कि बेतहाशा मसाइल हैं जो एफ्लाटॉक्सिन्स की वजह से पैदा होते हैं। लाइव वैक्सीन देते हैं तो उसके टाइटर नहीं बन पाते, क्योंकि जिन रिसेप्टर्स के ऊपर वायरस ने जाके लगना है, इम्यूनिटी बननी है, ये उन्हीं इम्यून सेल्स को आल्टर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इम्यूनिटी बन नहीं पाती और नतीजतन जो है वो चूज़ा आउटब्रेक की तरफ चला जाता है। अब इतने सारे मसाइल आ गए जी, अब हमने करना क्या है? इसका करने के ना 4-5 तरीके हैं। पहला तरीका है कि जब ग्रेन्स आए हैं, मकई है, मील्स हैं, सोयाबीन मील है, सनफ्लावर है, कोई भी है ना, उनकी हीट ट्रीटमेंट की जाए। और जब उनकी हीट ट्रीटमेंट की जाती है तो उसमें कंटामिनेशन रिमूव हो जाती है, माइकोटॉक्सिन्स किसी तरह के भी हैं वो वहाँ से डिस्कार्ड हो जाते हैं। और ये ऐसा किया जाता है फीड मिलिंग में या उससे पहले धूप में रख के उनको धूप लगवाई जाती है, मॉइस्चर उनका कंट्रोल किया जाता है, साइलोस के अंदर मॉइस्चर कंट्रोल किया जाता है ताकि फंगस कम से कम लगे। दूसरा है एक्टिवेटेड कार्बन या चारकोल भी डाला जाता है, जिसकी वो जाके इन एफ्लाटॉक्सिन्स को बाइंड कर लेते हैं। जब वो बाइंड कर लेते हैं तो फिर बर्ड के अंदर वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते और एज सच वो बॉडी यानी कि GIT ट्रैक से फ्लश आउट हो जाते हैं। एक और फंगस है जो बड़ी हेल्पफुल है हमारे लिए, जिससे पेनिसिलिन निकली है, यीस्ट, वो भी इन माइकोटॉक्सिन्स को बाइंड कर लेती है, स्पेशली एफ्लाटॉक्सिन्स को। जब वो उसको बाइंड करते हैं तो फिर बॉडी में वो अवेलेबल नहीं होते, नुकसान नहीं पहुंचा पाते। जितने भी प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया हैं वो भी इन माइकोटॉक्सिन्स के असर को ख़त्म करने में बर्ड की हेल्प करते हैं, इनको बाइंड कर लेते हैं। इसी वजह से मैं बार बार ये बात करता हूँ कि आपने जो भी टॉक्सिन बाइंडर सेलेक्ट करना है, आपने कोशिश करनी है कि उसके अंदर या प्रोबायोटिक्स हों या उसके अंदर यीस्ट हो। ओनली क्ले बेस हल नहीं है। अब आपके हाथ में एक पोल्ट्री फार्मर है, छोटा है, बड़ा है, घर में मुर्गियाँ रखी हैं, आपके हाथ में फीड की स्टोरेज नहीं है, आपके हाथ में ग्रेन की स्टोरेज नहीं है। आपने क्या करना है, आपने फीड जो भी आपके पास आ रही है, आप ये मान के चलें कि टॉक्सिसिटी के मसाइल आएंगे, तो क्या करना है, अच्छा टॉक्सिन बाइंडर यूज़ करना है, यीस्ट बेस्ड यूज़ करना है, और क्ले वाला इतना इफेक्टिव नहीं है। और टॉक्सिन बाइंडर्स के साथ साथ प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल भी आप करते रहें वक्तन फ़वक्तन, ठीक हो गया? वो भी आपके बर्ड को टॉक्सिसिटी के मुज़र असरात से बचाता रहेगा। अब इस्तेमाल करने का तरीकाकार क्या है? आपके शेड में 12 घंटे बाद अगर फीड डाली जाती है, आपने फीड सुबह 6 बजे प्लेस की है, 9 बजे हॉपर्स हो गए खाली, तो आपने क्या करना है, 9 बजे लड़कों को कहना है शाम की फीड डाल के रख दें और उनके अंदर टॉक्सिन बाइंडर्स को अच्छी तरह से मिक्स कर दें। शाम 6 बजे दोबारा फीड चलनी है, तकरीबन उसको 9-10 घंटे का जब रिएक्शन टाइम मिलेगा तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली काम करेगा। और इसी तरह शाम की फीड रात को 9 बजे ख़त्म हो जाती है हॉपरों में, तो 9 बजे फीड के अंदर दोबारा से मिक्सिंग करके टॉक्सिन बाइंडर्स की रख दें। यानी कि 8 से 10 घंटे का आपने रिएक्शन टाइम देना है, या उसको दोबारा आप तोड़ों के अंदर पैक कर दें, जैसे मुनासिब समझते हैं वैसे कर लें। फीड के अंदर टॉक्सिन बाइंडर का इस्तेमाल शुरू वाले दिन से, यानी पहले दिन से आखिरी दिन तक इस्तेमाल जारी रखें। और पानी के अंदर अगर आपने टॉक्सिन बाइंडर्स देने हैं तो वो आप ऑप्शनल है, वो आप दे सकते हैं। साथ साथ आजकल जिनके गुर्दे, जिन शेडों पे ये मसला आ रहा है साइटिस का, वो फ्रूसामाइड की फ्लशिंग दें। नॉर्मल फ्लशर से किडनीज ज़्यादा ख़राब होंगे, फ्रूसामाइड दें। और सिट्रॉल का सिरप की फ्लशिंग दें। साथ साथ ये करें कि मीठा सोडा और नशादर
100 ग्राम दोनों को इकट्ठा भी डाल सकते हैं या अकेला अकेला भी डाल सकते हैं। वो फीड के अंदर दें ताकि गुर्दों की जो टॉक्सिसिटी है, जो स्वेलिंग उसकी हुई है, सोजिश वगैरह है, उसके ऊपर वो काम कर सके। स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से जिन्होंने स्टोर किए हुए हैं ग्रेन्स, जो खुद से अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या छोटे छोटे प्लांट्स लगाए हैं लेयर ब्रीडर वाले, वो अपने स्टोर्स की जो ग्रेन्स हैं उनकी स्टोरेज को बेहतर करें, जो नमी है उसको कंट्रोल करें और प्रॉपर नमी को कंट्रोल करें, प्रॉपर वहाँ पे एरेशन हो जहाँ पे ग्रेन्स पड़े हैं। तो इसी तरह शेडों के अंदर जो फीड आपके पास आती है, कोशिश करें शेड के फर्श के साथ, यानी जो फीड रूम है उसके फर्श के साथ इन कॉन्टैक्ट ना आए। नीचे आपको ईंटें वगैरह रख दें, लकड़ियों के तख्ते रख के उसको ऊंचा रखें, स्टोर करें ताकि दरमियान से हवा की क्रॉसिंग होती रहे। दोस्तों ये वीडियो थी माइकोटॉक्सिन्स में ये सबसे ज़्यादा नोटोरियस है एफ्लाटॉक्सिन्स के हवाले से। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके पूछ सकते हैं, मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो हम टॉक्सिसिटी के किसी नए टॉक्सिन के हवाले से हम बनाएंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाइयों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, लाइक करना है। 150 लाइक्स का टारगेट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह का कंटेंट बनाता रहूं और आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप मुझे patreon.com पे सपोर्ट कर सकते हैं एज लो एज $5। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।